ये आप देखिए, अब तक जो आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं उसमें आपने देखा हिंदी व्याकरण में शब्द भेद, हिंदी व्याकरण में शब्द भेद, और इसके शब्द भेद भी हो चुके थे, संज्ञा तथा इसके भेद, ये क्लासेस भी आपकी हो चुकी हैं। यहां देख लीजिए, इसके पश्चात ये यहां तक की क्लासेस कल हो चुकी थी, भाववाचक संज्ञा। अब इसके आगे यानी 24 पृष्ठ से आगे यदि आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो पाएंगे लिंग परिचय। यह जो टॉपिक लगा हुआ है लिंग परिचय, प्रायः इससे जुड़े एक दो प्रश्न सामान्य हिंदी भाषा में आपसे अपेक्षित होता है, पूछे भी जाते रहे हैं, तो यह परीक्षा की प्रकृति से भी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आप ये चीज देखिए, क्योंकि लिंग का परिचय जो है वो हमें हिंदी भाषा के अंतर्गत देखना है। लिंग परिचय हमें किसमें देखना है? हिंदी भाषा में। अगर हम हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में देखें, मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी में लिंग, तो इतनी भाषाओं में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यानी कि इसमें नपुंसक लिंग को एक अतिरिक्त रूप से एक और विधा बना दी गई है, ठीक है। लेकिन हमें चूंकि पढ़ना है हिंदी, तो हमारे लिए तो और अच्छा हो गया क्या कि हमें एक लिंग से निजात मिल गया। यानी यहां पर हमें सिर्फ 2 प्रकार के ही लिंग देखने होंगे, क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब जरा इसके आगे आप ध्यान दीजिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि अब जरा देखिएगा, पुल्लिंग, अगर पुल्लिंग की बात करें तो यहां पर आप अपनी पुस्तक में यह देख पा रहे हैं कि पुल्लिंग को पहचानते कैसे हैं, यानी पुल्लिंग की पहचान कैसे हो सकती है, यह आप देख सकते हैं। तब कि जो ऐसे शब्द, यानी शब्दों को देख करके ही हम उसके लिंग का निर्धारण कर पाते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। और इसमें भी अब उन शब्दों में हमें क्या देखना होगा? तो उन शब्दों में हमें तत्सम उकारांत शब्द, यानी कि उकारांत, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंत की जो ध्वनि है, जो स्वर निश्रित होगा, वह ऊ का होगा। आ इ ई ऊ वाला ऊ, छोटा ऊ। तो जिन शब्दों का अंत छोटे ऊ की ध्वनि के साथ होगा, वह क्या कहलाएंगे? तत्सम उकारांत शब्द। अच्छा, उकारांत शब्द और तत्सम, तत्सम का मतलब हो गया जो संस्कृत निष्ठ होंगे, जो संस्कृत के तुल्य होंगे। तत्सम और तद्भव आपने शब्दों को भेद के आधार पर पहले भी देखा है, तो यहां पर आपको तत्सम हो यानी संस्कृत निष्ठता होनी चाहिए, और क्या? उकारांत शब्द हो, यानी जिनका अंत किस स्वर ध्वनि से हो रहा हो, उ या छोटा उ से उनका अंत हो रहा हो। अब जैसे यहां पर कुछ आपको उदाहरण भी दे दिए गए हैं, क्या? राहु, केतु, भ्रू, अश्रु इत्यादि। ये शब्द आपको देख करके भी ऐसा लग रहा होगा कि यह कहीं ना कहीं बहुत परिमार्जित और परिनिष्ठित शब्द हैं, यानी ये बिल्कुल संस्कृत जैसे लग रहे हैं या संस्कृत की तुल्यता को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये तद्भव जैसे नहीं लग रहे हैं या कुछ और देशज जैसे नहीं लग रहे हैं, आगत जैसे नहीं लग रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं? ये तो तत्सम या संस्कृत निष्ठता की तरफ ले जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और इन शब्दों की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इन शब्दों का जो अंत है, यानी कि उनका जहां अंत हो रहा है, वहां जो ध्वनि निश्रित हो रही है, वह छोटे ऊ की है। राहु ऊ, ठीक, केतु ऊ, भ्रू ऊ, और क्या? अश्रु ऊ। तो सभी में आपने क्या चीज देखा? जो अंततः जो ध्वनियां निश्रित हुई हैं वो छोटे ऊ की थी, एक पहचान। फिर दूसरी पहचान ये बताते हैं कि जब बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत्य आ की जगह ए आए। कई बार आप क्या करते हैं
जब आप एक वचन से बहुवचन बना रहे होते हैं, यानी शब्दों में क्या कर रहे होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं बहुवचन के रूप में, तो क्या होता है, कई बार जो आकारांत ध्वनियों पर अंत हो रहा होता है जिन शब्दों का, जब बहुवचन बनते हैं तो वो एकारांत हो जाते हैं, यानी कि वो ए के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां उदाहरण देखिए, ताला, ला, आ आकारांत है। अब इसी को जब बहुवचन बनाया जाएगा तो ये हो जाएगा ताले, ए। ठीक है, फिर क्या करें, दिशा, दिशाएं, फिर क्या, कपड़ा, कपड़े। अगर इस तरीके के शब्द हैं, कपड़े, ताले, दिशाएं, यानी कि अंत आ की जगह ए आए तो क्या है, तो वह पुल्लिंग के लिए उपयुक्त है। ये पुल्लिंग के जितने भी आपको यहां पर देखे जा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह के शब्द हैं तो वह पुल्लिंग स्वरूप में होंगे। अब जरा देखिए, ठीक उसी तरह से यहां पर द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में जैसे लिखा गया सीताराम, ठीक है, तो यहां पर क्या है, सीताराम जाते हैं। ठीक है, कोई ये तो नहीं कहेगा सीताराम जाती है, ये तो अशुद्ध हो गया, सही नहीं प्रतीत होता। सही क्या है, सीताराम जाते हैं। अब देखिए, सीताराम चूंकि जाते हैं, जो क्रिया का प्रयोग किया गया वह किसके अनुसार प्रयोग किया गया, कर्ता के अनुसार, और कर्ता किस स्वरूप में प्रतीत हो रहा है, पुल्लिंग स्वरूप में। तो यहां पर सीताराम जाते हैं, या ऐसा लग रहा कि यह जो शब्द है सीताराम वह पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होता तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, सीताराम जाती है, तो ऐसा नहीं लिख सकते। फिर क्या, राधा कृष्ण, या लोटा डोरी, राजा रानी इत्यादि। ये जो शब्दों की प्रकृति है यह हमें क्या बताती है कि यह पुल्लिंग शब्द हैं। एक बात, दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए कि इन शब्दों में आपने क्या देखा कि एक पहचान छिपी हुई है, और उस पहचान को जो एक उसमें क्या ऐसे पहचान है, उन्हीं चीजों को इस स्वरूप में यहां पर उल्लिखित कर दिया गया है। देख लीजिए यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अभी संज्ञाओं वाले खंड में आपने देखा था एक संज्ञा का प्रकार यह भी होता है द्रव्यवाचक संज्ञाएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटीरियलिस्टिक नाउन, या मैटर से बना हो, या पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, वस्तुएं, मैटर। ठीक है, तो जितने द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पुल्लिंग स्वरूप की होती हैं। यानी उनकी पहचान क्या है पुल्लिंग की, कि अगर द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं तो वो क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी। अब इसके उदाहरण में जैसे आप पाते हैं दही, मोती, पानी इत्यादि। ठीक है, तो ये शब्दों का जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं और हमें क्रियाओं का निर्धारण करना होता है, तो इन शब्दों को हम पुल्लिंग मान करके क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। हाँ, यहां पर आप एक बात विशिष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि जो शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों को ही क्यों चुना गया। ऐसा नहीं है कि तत्सम उकारांत शब्द या जो बहुवचन बनाने वाले ये एक स्थान पर आए शब्द हैं, इसमें तो बहुत सारे शब्द होंगे, फिर इन्हीं शब्दों को क्यों चुन करके यहां आपको एक एक बॉक्सेस में दिया गया। इसका एक सबसे बड़ा आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसकी ये है कि इन शब्दों से कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कई बार आपको जब प्रिया, हेलो, नमस्कार जी प्रिया जी, स्वागत है आपका। तो यहां पर क्या है कि इन शब्दों में आपको कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए जब हमारी टीम और हम लोग इस पर काम कर रहे थे तो इस बात का ध्यान रखा गया कि इनमें हम उन्हीं शब्दों को चुने जो कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, ताकि यदि आप मान लीजिए कुछ अतिरिक्त नहीं भी पढ़ पाते हैं, यदि इन शब्दों तक ही आपने अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया, अध्ययन कर लिया है, तो हो ना हो, क्योंकि पुनरावृत्ति की जो प्रवृत्तियां हैं वो हर एक आयोग में पाई जाती हैं। कोई प्रश्न आज पूछा गया है, हो सकता है या यहां वहां कहीं भी पूछा गया है, और वह वही प्रश्न बार बार घूम के आपकी परीक्षाओं में आता है। यह जो पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति है, इसका लाभ भी आपको मिले। ऐसा ना हो कि जो परीक्षाएं में पूछे गए प्रश्न इतने महत्वपूर्ण शब्दों से जुड़े हुए हैं, हम उन शब्दों को छोड़ दें और बहुत सारे शब्दों को, इधर उधर के शब्दों को ले आके रख लें, उसका कोई लाभ। तो आपको सबसे ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस बात के लिए
हम लोगों ने क्या कर रखा है, ऐसे ही शब्दों का चुनाव करके इस पूरी पुस्तक का निर्माण किया है। यानी इस पुस्तक में जितने भी आपको शब्दावलियां मिलेंगी या जितने भी फैक्ट मिलेंगे, उनमें एक बात यह भी देखी गई है कि क्या परीक्षाओं में इनसे लगातार प्रश्न बनते रहे हैं। अगर बनते रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपको और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए इनमें उन्हीं शब्दों का, उन्हीं प्रश्नों से जुड़े हुए शब्दों को, शब्दावलियों को या प्रश्नों की संकल्पनाओं को ही इसमें समाहित किया गया है। तो यह एक तरीके से रामबाण पुस्तक आपके लिए सिद्ध होगी। आप अगर इसका अध्ययन कर पाएंगे तो आप यह स्वयं ही पाएंगे कि आपकी परीक्षाओं में यह कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक बात। दूसरी चीज, अब यहां पर देखिए पुल्लिंग से जुड़े हुए कुछ और भी बातें बताई गई हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो शरीर के अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसमें देखिए क्या लिखा गया, जैसे कान, दांत, मुंह, ओठ, ठीक है, पांव, है ना, तालु, बाल, अंगूठा, नाखून, मस्तक इत्यादि। यानी कि जो आपके शरीर के अंग हैं, अवयव कहने का मतलब एक हिस्सा, एक टुकड़ा या कोई विशेष अंग। तो शरीर के जो अंग हैं वह भी आपको किस श्रेणी में मिलेंगे, पुल्लिंग की श्रेणी में मिलेंगे। फिर क्या कहते हैं, रत्नों के नाम, या जो रत्न होते हैं, ये देखिए तांबा, सोना, लोहा, सीसा, कांसा, पीतल, टिन इत्यादि, ये सब क्या हैं, आपको रत्नों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मणि जो शब्द है वह किसमें है, पुल्लिंग में है कि नहीं है। अच्छा, पुल्लिंग नहीं होगा तो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में दो ही लिंग की संकल्पना है, एक या तो पुल्लिंग ले लीजिए या फिर स्त्रीलिंग ले लीजिए। अगर यहां लिख दिया गया अपवाद, तो अपवाद का मतलब ये हो गया कि इसमें अपवाद में जितने भी शब्द दिए गए हैं वे सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं, वे पुल्लिंग नहीं है। अपवाद कहने का यहां ये मतलब, अगर शब्द है तो दो ही भागों में बटेंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब अगर पुल्लिंग नहीं है तो स्त्रीलिंग है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मणि, जो कि लोग क्या करते हैं, समस्त रत्नों को मान लेते हैं क्या है, वह पुल्लिंग है, लेकिन उसमें एक मणि ही क्या है जो स्त्रीलिंग है। इसीलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, कितनी महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया गया है। ये हो सकता है आपकी जो भी आगे आने वाली परीक्षा हो उसमें इसी से जुड़ा प्रश्न पूछ ले। तो एक बात। फिर देखिए रत्नों के नाम के साथ साथ फिर क्या, अनाजों के नाम। अब जो आपके खाद्यान्न में अनाज आते हैं और उसमें जिनसे प्रश्न बने हुए हैं अब तक, वहां पर देखिए उन शब्दों को यहां चुन चुन करके डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल इत्यादि। ये सारे के सारे जितने भी आपके अनाजों के नाम हैं वो किस श्रेणी के हैं, पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक का चुनाव करना पड़ेगा या टिक मारना पड़ेगा, तो आप किस में मारेंगे, पुल्लिंग में मारेंगे। फिर इसी के अनुसार अब जरा ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, एक बात आपको मैं निश्चित रूप से कह दूं कि इनको तो आप अच्छे से याद करिए, इनके जो अपवाद इसमें दे दिए गए हैं, यानी स्त्रीलिंग शब्द, यानी जो ये अपवाद दे दिए गए हैं, इनको तो बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए लिख लिख कर। क्योंकि दो बातें होती हैं, एक होता है साधारण प्रश्न, एक होता है विशिष्ट प्रश्न। जब भी वह आपसे लिंग के संबंध में साधारण प्रश्न पूछेगा तो वह उनके नियमों से जुड़े हुए होंगे, यानी कि पुल्लिंग बनाने के जो नियम हैं उन्हीं नियमों से जुड़ करके आपके साधारण प्रश्न बनेंगे। लेकिन जब परीक्षक को यह लगेगा कि हमें प्रश्न पत्र का स्तर ऊंचा उठाना है और हमें जो परीक्षार्थी हैं उनको उलझन में डालना है, यानी उनको मेरिट तक नहीं पहुंचने देना है, आपको सिलेक्शन से रोकने का प्रयास जब वो करेगा तब वह विशिष्ट तरीके का प्रश्न बनाएगा, लिंग के प्रकरण से जुड़ा हुआ। और जब विशिष्ट प्रश्न बनाएगा तो आप सोचिए कहां से बना सकता है, वह अपवादों से ही बना सकता है। इसलिए अपवाद को बिल्कुल कंठस्थ करके जाइए और जो आपके साधारण नियमों से जुड़े प्रश्न हैं उसको इस पुस्तक में जितने शब्द दिए गए हैं इनको रट लीजिए। इसके साथ ही साथ आप
अभी इस श्रृंखला, ये जो कक्षाएं चल रही हैं, जब यह परिचयात्मक, जो कि इस पुस्तक का है भाषा दृष्टि 2023 की जो परिचयात्मक खंड है, जब यह खत्म हो जाएगा तो इसी के तुरंत बाद आपके साथ एक श्रृंखला चलेगी प्रश्नावलियों की। उसमें बहुत सारे जो भी इधर उधर के प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका दायित्व क्या है कि आप इसे पूर्ण रूप से अध्यापित कर लें, इसको पढ़ लें, इसको पाठित हो जाए यह पुस्तक आपसे। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको यह समझ में आएगा कि आप जब परीक्षाओं के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो पाएंगे कि उसमें 99% 98% चीजें इसी पुस्तक से आ रही हैं, इसी में समाहित हैं। फिर आपको आश्चर्य भी होगा और विश्वास होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रक्रियाओं का पालन करिए और आपको पूर्ण आश्वस्त हो जाएंगे कि यह पुस्तक आपके लिए कितनी रामबाण औषधि के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। क्योंकि यहां सिर्फ शब्दों का मायने नहीं है, शब्दों को क्यों चुना गया है उसके पीछे भी एक लॉजिक काम कर रहा है हमारी पूरी टीम के द्वारा। तो ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए इसमें और क्या दिखाते हैं, वृक्षों पेड़ों के नाम देखते जाइए, वृक्षों और पेड़ों के नाम। ठीक है, जैसे अच्छा उनमें भी देखिए यहां पर जो वृक्षों पेड़ों के नाम दिए गए उनके कुछ वृक्ष और पेड़ क्या हैं, अपवाद हैं। अपवादों को जरूर याद रखिएगा। लीची, नाशपाती, नारंगी, ये क्या हैं, ये अपवाद। अपवाद का मतलब ये स्त्रीलिंग हैं। ये शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग हैं। और ये शब्द जो आपको दिए गए हैं, इन वृक्षों के नाम कौन कौन से, पीपल, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सागौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू इत्यादि। ये शब्द क्या हैं, ये पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जो भौगोलिक स्थल होते हैं, जो आपके भौगोलिक स्थल होते हैं, यानी भूगोल से जुड़े हुए जो स्थल खंड होते हैं, जो आपको झील, झरने, पर्वत, नदी, नाले इत्यादि होते हैं, वो उनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की संकल्पना होती है। तो उनमें आपको जो देश, नगर, समुद्र, पर्वत, पाताल, वायुमंडल, सरोवर, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान इत्यादि जो शब्द हैं वो किस कोटि के हैं, वो आपके पुल्लिंग कोटि के हैं। ठीक इसी तरह से या तो आप याद रखिएगा एक बात, लेकिन विशिष्ट प्रश्नों की तैयारी थोड़ी विशिष्ट करनी पड़ेगी। कैसे कि आपको उनके जो अपवादों से जुड़े हुए हैं शब्द, इनको निश्चित रूप से कंठस्थ करना होगा। क्या, क्योंकि पृथ्वी, झील, घाटी ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो भौगोलिक स्थल में सारे भौगोलिक स्थल पुल्लिंग होते हैं, यह कहना गलत है, क्योंकि अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो स्त्रीलिंग प्रकृति के हैं। क्या, कौन कौन से, पृथ्वी, झील, घाटी। ठीक है, और भी जो आएंगे वो आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी उसमें और चीजों को इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी चीजों को आप कंठस्थ कर लीजिए ताकि आप 90+% में आपकी हिंदी आपके संज्ञान में रहे, आपकी बुद्धि में समा जाए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा इसके आगे बढ़िए, ये देखिए अब अगर आपका एक हो गया स्त्रीलिंग और दूसरा आपका है पुल्लिंग, दूसरा आपका क्या है, पुल्लिंग। ये देखिए, ये देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का खंड पूरा हुआ। अब उसके बाद हिंदी में चूंकि दो ही लिंग होते हैं तो अगला कौन सा है, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में ये जो दो तरफ खींची गई हैं लाइनें, ये बताती हैं कि उनके कुछ पहचान, कुछ सूत्र दे दिए गए हैं कि इन आधारों पर यदि कोई शब्द आपको मिलता है तो वह स्त्रीलिंग प्रकृति का होगा, इन आधारों पर कोई आपको मिलता है तो वह स्त्रीलिंग प्रकृति का होगा। जैसे यहां पर तो बिल्कुल ठीक ठीक लिख दिया गया है, क्या कि बनिए किराने की दुकान की वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं आपको बनिए और किराने की दुकान पर मिलती हैं वो आपकी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, अब बनिए और किराने की दुकान पे आप कपड़ा खरीदने तो जाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कपड़ा शब्द वो यहां पर स्त्रीलिंग में नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बनिए की दुकान पर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका ये कह रहे हैं, दूसरा आपका है नदियों के नाम,
यानी जितनी नदियों के नाम हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग हैं, अपवादों को छोड़कर। अपवाद कौन कौन से हैं वो आप देख भी रहे होंगे, अभी मैं गिना भी देता हूं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी नदियां हैं वो क्या हैं, वो अपवादों को छोड़ करके किस कोटि की हैं, स्त्रीलिंग कोटि की हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम क्या है, जितने भी नक्षत्र हैं 27 और एक अभिजीत को जोड़ लीजिए तो 28, तो टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। कुछ लोग अभिजीत नक्षत्र को नक्षत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि वह 2 नक्षत्रों को काट के बनता है, इसीलिए लोग 27 नक्षत्रों की ही गणना मानते हैं। और अभिजीत नक्षत्र में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 27 या ऑब्लिक 28, जिसको जो मानना हो, नक्षत्रों के नाम अपवादों को छोड़कर। फिर क्या कह रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं के नाम अपवादों को छोड़कर। फिर क्या बताते हैं, एक बात और बता रहे हैं यहां पर, क्या, इकारांत या ईकारांत, यानी ई, जिस शब्द के अंत में स्वर निश्रित हो, निकल रहा हो। ठीक है, जैसे रानी, तो रानी शब्द है, मान लीजिए यहां पर कोई एक शब्द है रानी, तो रानी में जो इसका अंतिम स्वर है बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई क्या हो गया, यह बड़ी ई के स्वर से अंत होने वाला शब्द है। तो ठीक है, इसी तरह के और भी कई सारे शब्द। तो उन शब्दों की पहचान क्या, कि जो शब्द छोटी ई या बड़ी ई स्वर से अंत हो रहे हों वे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर क्या बता रहे हैं, अकारांत तद्भव के आकारांत तत्सम शब्द। अकारांत तद्भव, यानी कई बार ऐसा होता है जब संस्कृत निष्ठ शब्दों को हम देखते हैं तो उनका क्या होता है, आकारांत तत्सम शब्द, वे आकारांत स्वभाव के होते हैं। और जब उन्हीं शब्दों का हम तद्भव बनाते हैं तो शायद वह क्या बन जाते हैं, अकारांत, यानी बड़ा आ छोटे आ में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब तत्सम शब्दों को हम तद्भव शब्दों में परिवर्तित कर रहे होते हैं। ऐसे उदाहरण आप लोगों ने तद्भव और तत्सम वाले खंड में अच्छे से देखा है। तो ठीक है, एक ये प्रकार हो गया। फिर क्या बताते हैं, व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्थान पर इन आइन प्रत्यय लगाने से। हाँ भैया, एक बात महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि प्रत्यय, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको प्रत्यय जोड़ करके भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए एक शब्द है ठाकुर। ठीक है, ठाकुर, अगर ठाकुर में इन प्रत्यय आपने जोड़ दिया तो ये तो क्या बन गया, ठकुराइन बन जाता है ना। इन प्रत्यय जोड़ने से ठकुराइन बन जाता है। अब इन क्या है, किसी प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ठाकुर शब्द तो था पुल्लिंग, ठाकुर शब्द क्या था, पुल्लिंग था, लेकिन जब इसमें आपने इन प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे ही आपने इन प्रत्यय जोड़ दिया, इन प्रत्यय जोड़ा, यह कौन सा शब्द बन गया, ठकुराइन। ठीक है, जैसे पंडित और उसमें भी इन प्रत्यय जोड़ दिया तो पंडिताइन, तो ये क्या बन गया, तुरंत ही स्त्रीलिंग बन गया। तो यहां पर उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जो कि आपके जाति बोधक हों, अब ठाकुर क्या है, एक प्रकार से जाति बोधक शब्द है। अगर जाति बोधक शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ देते हैं, समस्त जातियों में नहीं, कुछ ही एक जातियों में, ठीक है, आप इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं, तो अपवादों को छोड़कर अभी नियम की अगर चर्चा करें तो नियम क्या कहता है कि अगर जाति बोधक शब्द हैं और जाति बोधक शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, भले ही वह जाति बोधक शब्द पुल्लिंग ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो पुल्लिंग जाति बोधक शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अतुल गोस्वामी, हाँ, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, जल्दी लाइव हो जाइए।
अतुल जी ठीक है, अच्छा लगा, आइए आप लोग, स्वागत है आपका। तो अब यहां पर देखिए, और फिर क्या बता रहे हैं कि जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्थान पर इन या आइन प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या पाते हैं कि कुछ शब्द जिनमें प्रत्यय जोड़ करके भी उन्हें क्या बना दिया जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है। एक बात इधर आपने देख ही लिया है। अब यह इधर और इधर इन दोनों तरफ क्या थे, नियम थे। नियम या वह उदाहरण का खंड जो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग होता है, यानी इधर भी नियम और इधर भी नियम। जब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह दोनों तरफ से क्या लिखे गए हैं, वह नियम जिनके तहत जो भी शब्द आएंगे वो स्त्रीलिंग के ही होंगे। फिर बीच में एक और खंड लगाया गया, अपवाद। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि अगर आप विशिष्ट तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, अपवादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षक का मूड घूमेगा तो आपसे प्रश्न साधारण नियमों के तहत नहीं, असाधारण अपवादों के तहत पूछेगा। और यहां पर वे अपवाद ही दिए गए हैं और उन अपवादों में संभावनाओं को जोड़ करके और प्लस उन अपवादों को जो अब तक की परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में पूछे जाते रहे हैं, बालकों के उलझाव के लिए या परीक्षार्थियों के उलझाव के लिए। तो उस उलझाव से बचने के लिए, यानी अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए जरूरी क्या है, आप अपवादों का विशिष्ट अध्ययन करके जाइए। अपवादों की संख्या पर भरोसा रखिए कि वो संख्या में थोड़े होंगे, वे ज्यादा नहीं होंगे, एक बात, और नियमों की संख्या ज्यादा होगी। तो अगर एक इससे फायदा यह भी होगा कि अगर आप अपवादों को करके गए हैं और अगर उसमें अपवाद से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के घुमाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको सटीक कर पाएंगे, आपके प्रश्नों के गलत होने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी या नहीं रहेंगी, ना के बराबर होंगी। ठीक है, तो हरिकेश यादव जी नमस्कार। हाँ, इसके लिए तो आप मिलिए, हमारे जो हमारी टीम है वहां आकर के आपको बात करनी चाहिए, ऑफिस में बात करिए। यहां पर उसके लिए मैं क्या बता सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम जैसे इंसान कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा अब ये हो गया, अब देखिए अब एक चीज और, यहां तक तो सही है। तो ये आपका स्त्रीलिंग प्रकरण। अच्छा, इसमें देखिए अपवादों में क्या दे रखा था, नदियों में जैसे सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहां पर आपने अभी देखा था कि नदियों के नाम, लेकिन समस्त नाम नहीं। अब अगर आपने अपवादों को पकड़ लिया है तो अपवादों को पकड़ने के बाद फिर कोई भी नदी आएगी तो आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि वो क्या है, स्त्रीलिंग स्वभाव का है। ठीक है, और इनको आपने पकड़ा जो सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है, पुल्लिंग स्वभाव के हैं, स्त्रीलिंग स्वभाव के नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो नक्षत्र भी दिखा दिए गए हैं, कौन कौन से, आप देखिए यहां पर एक आपका पुष्य नक्षत्र और एक आपका अभिजीत नक्षत्र। तो इन दो नक्षत्रों का भी क्या है, ये क्या है, ये पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। अभिजीत नक्षत्र के लिए मैं आपको बता दूं, इसी नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो चूंकि राम तो है क्या, राम तो पुल्लिंग है ना, तो जाहिर सी बात है अब आपका एक नक्षत्र का सिस्टम भी खत्म हो गया। क्या, राम, अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र क्या है, पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। बहुत आसान है। ठीक है, और फिर आपका एक है पुष्य नक्षत्र। ठीक है, तो आप पुष्य को पुण्य समझ करके कि राम के दर्शन करो, पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अभिजीत नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र ये दोनों क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए, स्त्रीलिंग नहीं रह गए। इनको छोड़ करके बाकी आपके 27-28 में जो बाकी और बचते हैं वो सब क्या है, किस कोट के हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या शब्द है, धनिया, जीरा, नमक, तेज पत्ता, केसर। अब देखिए यहां पर खाने पीने की चीजें दी गई थी और बनिए किराने की दुकान की वस्तुएं भी दी गई थी। तो इन दोनों में भी जो ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि अब हम अपवादों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हलवा, भात, दही, रायता, ये सब क्या है, पुल्लिंग की कोटि का है। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्त्रीलिंग का भी प्रकरण समाप्त होता है। फिर इसके आगे
जी इसके लिए तो आप बिल्कुल ऑफिस में बात करिए, यहाँ पर कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, आप अपनी योग्यता के अनुसार आए, यहाँ पर मिलें, आपको उसका पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप उस कैटेगरी के रहे या आप में विशिष्टताएं दिखी तो निश्चित रूप से, हम तो चाहते हैं अच्छे लोगों का स्वागत हो, यहाँ पर आए, निश्चित रूप से आ सकते हैं, आकर के आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। तो ये आपका लिंग प्रकरण समाप्त हुआ। और यहां पर हां एक बात और देख लीजिए, एक यहां पर गमला बनाया गया है। अगर आप देखते हैं एक गमला, और गमले में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, ये देखिए कितने सारे फूल खिले हैं। पर इस गमले की और इन फूलों की क्या विशिष्टता है? ये कहते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं। ये सब क्या हैं? दोनों शब्द हैं। अब इन शब्दों में जो कैरेक्टर आके बैठेगा उसी के अनुसार आप निर्धारण करेंगे कि इसमें वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यानी हिंदी में तो नपुंसक लिंग होता नहीं है, तो आपको स्त्रीलिंग या पुरुष या पुल्लिंग में ही रखना है। और इनके जो ये आप शब्दों का गुच्छा देख रहे हैं, ये क्या है? आपके एक तरीके से जैसे आप कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है, तो वे उस तरीके के हैं। जैसे अब यहां पर लिखा प्रधानमंत्री, यहां पर जैसे आपका लिखा है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय इंदिरा गांधी जी क्या थी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाती। लेकिन वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री दोनों हैं, पद वही है, लेकिन वो उस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा, व्यक्ति के अनुसार आपको वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा कि हम स्त्रीलिंग का वाक्य में प्रयोग करें या पुल्लिंग का प्रयोग करें। एक बात, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रपति आपने देखा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी राष्ट्रपति, ठीक है, तो जब वो नहीं रही, वो स्त्रीलिंग कोटि में रही, ठीक है। फिर वर्तमान में जो है वो पुल्लिंग कोटि के हैं। तो इस तरीके से आप पाते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जब उन शब्दों में वह कैरेक्टर आके बैठता है, फिर हम यह निर्धारित करते हैं कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। जैसे एक शब्द यहां पर देखिए लिखा गया है, मान लीजिए प्रधानाचार्य, ठीक है, या प्रिंसिपल। आपको तो जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो लिखते क्या है कि प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम, लेकिन कब लिखते हैं? कब लिखते हैं? या हिंदी में उसको कहते हैं महोदया या महोदय। तो यह देखने के बाद कि वास्तव में वह स्त्रीलिंग की है, वहां पर प्रिंसिपल या पुल्लिंग की है, उसके अनुसार आप यह चुनाव करते हैं कि इनके संबोधन में हमें महोदय लिखना है या महोदया लिखना है, ठीक है। तो वह कैरेक्टर देखने के बाद यह निर्धारित होता है कि स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। लेकिन यहां पर आप जो देख रहे हैं शब्द, ये शब्द दोनों ही कोटियों में प्रयोग किए जाते हैं। चरित्र के अनुसार, जैसा चरित्र होगा उसी कोटि का लिंग भी हो जाएगा। तो ये आपका यहां तक आकर के आपका यह लिंग प्रकरण समाप्त होता है, ठीक है। अब शिशु क्या होता है? शिशु तो आपका बालक भी होता है और बालिका भी होती है, तो दोनों को ही आप शिशु कहते हैं, है ना। डॉक्टर हो सकता है स्त्री भी, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, आप उसको वहां पे कैरेक्टर के अनुसार ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो और यही ऐसे शब्द हैं जब आप दूसरी भाषाओं में, गुजराती, बंगाली या फिर आप और भाषाओं में जाते हैं, वहां पाते हैं एक और कोटि बनाई गई है नपुंसक लिंग की, तो उस तरीके के उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इसके आगे बढ़िए और यहां पर देखिए एक बात और अच्छी यहां पर कर दी गई है। हां, अब जरा सा यहां देखिएगा, यहां पर ये क्या लिखा गया? महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द और महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द। आखिर इतने ही शब्दों का चुनाव क्यों किया गया? एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो सकता है कि इतने ही प्रश्नों, इतने इन शब्दों को महत्वपूर्ण आखिर क्यों कहा जा रहा? क्या इसके अतिरिक्त के शब्द महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, हर एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम उसे महत्वपूर्ण मानते हैं जो हमें लाभ पहुंचा जाए, हमारी परीक्षाओं में हमें 2 कदम आगे बढ़ा जाए, हम ऐसे शब्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कृति मिश्रा जी। पहली क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पहले भी पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकती हैं और क्लास में आते रहिए, निरंतर बने रहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और यह पुस्तक भी आपको लेनी पड़ेगी, भाषा दृष्टि, यदि आप चाहते हैं। ये हमारे स्वार्थों के लिए नहीं कि हम इससे कमाई कर लेंगे, इसकी सबसे बड़ी कमाई तो आप करेंगे जब आप कहीं सिलेक्शन पा जाएंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो वह सबसे बड़ा आपका लाभ होगा। तो इस पुस्तक को ले लीजिए, और इसी पुस्तक को इतना कॉम्पैक्ट बनाया गया है, इतना इसमें सारगर्भिता भरी गई है कि यहां पर बहुत आप सहजतम स्वरूप में चीजों को देख रहे होंगे। पर इन्हीं सहजतम स्वरूप की चीजों में इन्हीं प्रश्नों को मैं बता रहा था क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन जो शब्द हैं इनसे प्रश्न बराबर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसीलिए यहां पर पूरा सब कुछ बताने के बाद भी दो खंड अलग अलग लगा दिए गए और इसमें महत्वपूर्ण शब्दों को समाहित कर दिया गया, इस लिहाज से कि निश्चित रूप से पुनरावृत्ति की जो प्रवृत्ति रही है विभिन्न आयोगों की प्रश्नों को पूछने की, वो अभी भी बनी हुई है और आगे भी रहेगी। और हिंदी भाषा में तो निश्चित रूप से होता है, तो आप कहीं चूक ना जाएं, आप कहीं प्रश्नों को गलत ना कर आए, इसलिए उन पुनरावृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक महत्वपूर्ण खंड लगा करके भी संकलित कर दिया गया है। तो इसको निश्चित रूप से कंठस्थ करिए, याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ कर पाइए वह आपकी महान क्षमता का परिचय होगा, परंतु इतना तो करके ही जाइए यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं को 100% अपने फेवर में कर लें। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका हाँ, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को निश्चित रूप से आप कंठस्थ करके ही आगे बढ़िए। अब आपका आता है वचन, वचन एवं उसके प्रकार तथा प्रमुख नियम। श्रृंखलाबद्ध तरीके से चूंकि चीजें चल रही हैं, अगर आप हमारे क्लासेस में लगातार जुड़े रहेंगे, ये जुड़ाव बना रहेगा, तो यकीन मानिए कि आप आधे अधूरे मन से जब किताब देखेंगे और यहां पर क्लासेस को देख लेंगे तो आपका मन पूरा पूरा लगने लगेगा। कारण क्या है कि यहां पर जो भी क्लिष्ट शब्द होते हैं, क्योंकि इन किताबों की संरचना या पूरी टीम हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाई है, ठीक है, और उसमें जो श्रम लगाया है, दिन रात इसमें देखा है, बहुत कुछ नियोजित किया है, तो हम ही बता सकते हैं कि जो ये शॉर्ट एंड फॉर्म में चीजें आपके सामने रखी गई हैं, इनको बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। तो एक तरीके से अभी ये आपकी कोई क्लास नहीं चल रही है, ये तो सिर्फ इस प्रकरण का या जो पुस्तक है आपके समक्ष आ चुकी है, सिर्फ इसका परिचयात्मक विश्लेषण चलाया जा रहा है, इसकी विशिष्टताओं को आपके समक्ष रखा जा रहा है, ताकि अगर आप इसकी विशिष्टताओं को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस पुस्तक का आप प्रयोग करके अपनी सफलताओं को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक पहल है घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र यूट्यूब की, कि आप तक जो पहुंच है पुस्तकों के माध्यम से तो थी ही, अब इसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचा जाए। तो अब जरा देखिए अगला क्या प्रकरण है आपका, वचन एवं उसके प्रकार तथा प्रमुख नियम। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। अब देखिए वचन, अब देखिए कितना बढ़िया कंटेंट यहां पर बनाया गया है। यानी वचन को सिर्फ हिंदी में क्या होते हैं, कितने होते हैं, यहां तक ही नहीं रखा गया, इसकी तुलना भी की गई। इसकी तुलना की गई कि चूंकि भैया आप किसी दूसरी भाषाओं में भी जाके देख लें वहां कितने होते हैं, फिर अपनी हिंदी में देख लें, तो शायद कभी कभी क्या होता है ना, तुलना करके व्यक्ति अपने आप को कुछ ज्यादा बेहतर स्थितियों में पाता है। ठीक है, जैसे आप मान लो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स को किसी ने 4 डंडे मारे, अब वो दिन भर रोता फिरेगा कि मुझे 4 डंडे मार दिए गुरुजी ने, मुझे ऐसा क्यों, बताओ मैंने एक ही गलती की, मुझे 4 डंडे मारे। लेकिन अगर वही मिस्टर एक्स ये देख लें कि गुरुजी ने मिस्टर वाई को 20 डंडे मारे हैं, तो फिर क्या करेंगे वो, फिर यही कहेंगे नहीं यार गनीमत थी, मिस्टर वाई को तो 20 डंडे पड़े, अपन को तो 4 ही पड़े, बहुत अच्छा था। तो वही 4 डंडे अब अच्छाई के रूप में लगने लगते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ इस बात को, इस भावना को प्रदर्शित करने के लिए कि यहां पर कई बार आपको इन चित्रों में क्या देखने को मिलेगा, तुलनात्मक स्थितियां देखने को मिलेगी। जबकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें संस्कृत से तो प्रश्न पूछने ही नहीं है, या एग्जाम में प्रश्न हमारे संस्कृत से जुड़े होकर के नहीं आएंगे।
लेकिन फिर भी हम उसके परिचयात्मक स्तर पर उन चीजों को व्याख्या करते हुए चलते हैं, एक तुलना लेते हुए चलते हैं कि आप अपने आप को किन्हीं बेहतर स्थितियों में पाएं, जहां पर आपको लगे कि हां, अब इतना तो निश्चित जान लीजिए कि संस्कृत देववाणी है, बहुत प्राचीन भाषा है, देववाणी है और जननी है समस्त भाषाओं की, तो हिंदी भाषा की भी जननी है। तो जो जननी होगी, मां होगी, वो बेटी से 2 कदम आगे तो होगी ही। तो इनमें जो बहुत सारी क्लिष्टताएं और विशिष्टताएं हैं, आपको हिंदी में उसकी तुलना में कई सारी सहजताएं मिलती हैं। तो उन सहजताओं पर आपका भरोसा बना रहे, इसके लिए पहला दायित्व यह है कि हम आपको संस्कृत या अन्य भाषाओं से तुलना करा करा के चीजों को प्रदर्शित करें। तो इसलिए यह पुस्तक काफी अनिवार्य हो जाती है आपके लिए। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, हिंदी में वचन के प्रकार। अब क्या कह रहे हैं कि हिंदी में वचन के प्रकार, तो यहां जरा देखिए, संस्कृत में वचन के प्रकार, संस्कृत में वचन के प्रकार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। भैया देखो यहां पे 3 प्रकार के वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, वो आप पढ़ते भी हैं, जब शब्द रूप याद करते हैं तो वो भी वचनों के अनुसार याद करते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको, चूंकि अब आप माता जी से नहीं पुत्री से भेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। यहां पे क्या कर रहे हैं, हिंदी में वचन के प्रकार, एक वचन, बहुवचन, बस एक को देखो, अनेक को देखो, काम खत्म। लड़का, लड़के, 2 चीजें। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, वचन 2 हो गए, वो तो परिचय हो गया। अब इसके आगे आगे क्या दिखा रहे हैं भाई? हाँ, ये देखिए, रुक जाओ भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर फिर क्या दिखाते हैं, विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम। अच्छा, एक चीज, अब देखिए, उन लोगों को थोड़ा सा उलझन होने वाला है जिन्होंने थोड़ा सा 1-2 क्लास पहले नहीं किया है। उलझन नहीं है, अभी मैं सुलझन उसको कर देता हूं, बड़ी समस्या नहीं है। यहां पर एक वचन बहुवचन की जो संकल्पना यहां दिखाई जा रही है, यह बताने का प्रयास करें, जो यहां क्लिष्टता है, विभक्ति सहित वगैरह, ये सब भूल जाइए। आप यूं समझ लीजिए कि जब कोई वाक्य होता है, अगर मैं आपको लेके चलूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कोई एक वाक्य है। अच्छा, वाक्य बनते किन से हैं? शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, शब्दों से मिलकर के बनते हैं। एक बात, मान लीजिए कई वाक्य, कई शब्द हैं और शब्द मिल करके आपस में एक संरचना बना लिए हैं और उस संरचना को कहते हैं वाक्य। उस संरचना को क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कई प्रकार के शब्द मिल करके आपस में जब एक संरचना बनाते हैं और उस संरचना में क्या होना चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे पीछे जोड़ करके और कहा कि हाँ ये वाक्य, नहीं, वाक्य हो तो उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। अर्थ जब निकल आए तो आपका वाक्य सही है। मान लीजिए कोई एक वाक्य है, अब वाक्य के मध्य में कोई आपको एक वचन का बहुवचन बनाना है, तो वह कुछ दूसरे टाइप का बनेगा। अगर ये जो शब्द आपने लिया, शब्द 1, शब्द 2, शब्द 3, शब्द 4, शब्द 5, ठीक, ये शब्द आए कहां से हैं? ये शब्द आए हैं शब्दों के संसार से। शब्दों के संसार से आते हैं, शब्दों के संसार से। शब्दों के संसार में इतने शब्द हैं, भरे पड़े हैं, इनकी गिनती नहीं है, इतने शब्द हैं, पूरा शब्दकोश, एक नहीं कई कई शब्दकोश भरे पड़े हैं पूरा शब्दों के संसार से। और इन शब्दों के संसार से जब कुछ शब्दों का हम चयन कर लेते हैं, जब हम कुछ शब्दों का चयन कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? वह वाक्य बन जाता है। यानी चयन करने वाला, जैसे हम लोग हैं, या हम लोग मान लेते हैं कि हम बेरोजगारों की श्रृंखला में हैं, तो ठीक है भैया, हम सब बेरोजगारों की श्रृंखला में हैं,
तब तक हमारी क्या है, जो है सो दिख रहे हैं वही है। लेकिन जिस दिन हमको कोई, क्या अभी अगर बेरोजगार हैं तो कोई हमको डीएम कहेगा, एसपी कहेगा क्या, या कोई हमको पद से नामित करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन हमारा चयन हो जाएगा किसी पद पर, तो उसी दिन हम क्या होंगे, बेरोजगारों की श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे। और विशिष्टता यह होगी कि हमें कोई एक पद मिल जाएगा, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, शिक्षक का पद हो या कलेक्टर का पद हो, कोई ना कोई पद तो हमें निश्चित रूप से मिलेगा, हमारे नाम के साथ एक पद जुड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से शब्दों के संसार से जब शब्द निकल निकल करके एक वाक्य बना लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि शब्दों का चयन हो गया, ये सिलेक्शन पा गए। अब जब ये सिलेक्शन पा जाते हैं तो इनको कुछ नाम या कुछ इनको पद मिल गया। अब किसी को कर्ता का पद मिला, ठीक है, किसी को कर्म का, किसी को क्रिया का, किसी को विशेषण का, किसी को क्रिया विशेषण का, किसी को अव्यय का, है ना। तो ये इनके संसार के पद हैं, साहित्य या भाषा के संसार के पद हैं। तो अब ये क्या हैं, ये कोई न कोई पदधारी हैं। जब पदधारी होते हैं और जब उनमें, अब इन पदधारियों में जो परिवर्तन होता है वह दो तरह का होता है। आप लोगों ने पहली क्लास में जाके देखिएगा तो वहां बताया गया होगा, या दूसरी में, क्या कि इनमें अब कुछ शब्द होंगे जो बदलाव आ सकता है। अगर उनके पद को बदला जाए, उनके पद को आगे पीछे किया जाए तो उनमें परिवर्तन हो सकता है और उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। तो उसी परिवर्तन को हम लोगों ने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ऐसा कह के हम लोगों ने पढ़ा था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो हमने देखा था। पिछले में जाके देखिएगा। अब विकारी और अविकारी, विकारी में आपके आते थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये सारे आते थे। ऊपर से आपके अविकारी में क्या आते थे, क्रिया विशेषण आता था, अव्यय आता था, संबंध सूचक आते थे, ये सारे आते हैं। तो इन्हीं को, अविकारियों को ही दूसरे नाम से अव्यय कहा जाता है, ठीक है। तो विकारी और अविकारी, तो जो विकारियों में परिवर्तन होता है उसमें पहला आपका संज्ञा था, ठीक है। अब संज्ञा का ही लिंग बदल सकता है, संज्ञा वचन बदल सकती है, ठीक है। तो जब संज्ञा का लिंग और वचन बदलता है तो यहां पर जो आपका वचन परिवर्तन हो रहा है वाक्यों के अंतर्गत, वह कुछ अलग तरीके से होगा। हाँ बिल्कुल पढ़ते रहिए, आपका स्वागत है, अच्छा लगा। संस्कृत मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल स्वागत है आपका। जो सहयोग बन पड़ेगा वो बिल्कुल यहां से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ने वालों के लिए हर दरवाजा खुला है, बिल्कुल स्वागत है आपका। पढ़िए और जहां ना समझ में आए आप प्रश्न पूछिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल लगे रहिए, हाँ बेटा बिल्कुल आप लगे रहिए। तो थोड़ा सा रिदमिक भी रहिए, कंटिन्यूअस रहिए। अगर बीच बीच में छोड़ेंगे, अब देखिए कुछ लोग छोड़े हैं जो कमेंट किए हैं, अब उनके लिए पीछे भागना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना, फिर रिदम से क्लासेस चल नहीं पाती हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कंटिन्यू रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए, उससे फायदा आपका विशेष होगा। फिर नहीं भी होते हैं तो ठीक है, हम थोड़ा पीछे आगे जाकर के भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियोस फिर बनाएंगे, बिल्कुल ढंग से चलेंगी वो चीजें। अभी तो यहाँ परिचयात्मक स्वरूप में चीजों को जल्दी से कम क्लासेस में पूरा खत्म करना है, तो हमारे साथ थोड़ा प्रेशर है, ठीक है। तो इसको आपको यही अच्छा है कि आप रेगुलर बने रहिए, और इस परिचयात्मक खंड के खत्म होते ही इसका विश्लेषणात्मक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग लेके चलेंगे। लंबी लंबी क्लासेस अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार क्लास करिए पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए, फिर मन में कोई प्रश्न रह ना जाए, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए। हाँ संज्ञा, अब संज्ञा में भी तीन तरह के विकार उत्पन्न होते थे। कौन कौन से आपके, लिंग, वचन और कारक। यानी कि लिंग के अनुसार संज्ञा बदल जाती है, वचन के अनुसार संज्ञा बदल जाती है, कारक के अनुसार संज्ञा बदल जाती है। ये थोड़ा पीछे जाके आप देख भी सकते हैं। तो वही चीज कहा जा रहा, और लिंग, वचन, कारक आपको अच्छे से तभी स्पष्ट हो सकता है जब आप उसको किन्हीं वाक्यों में देखें,
वाक्यों में चयनित हो चुके शब्दों को देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक्यों में ही मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन जब यहां मिलेंगे तो इनके नियम बदल जाते हैं। शब्दों के संसार में थोड़ी इज्जत कम होती है, यानी कि यहाँ बहुत बड़ी भारी तादाद है, जैसे बेरोजगारों की बहुत लंबी तादाद होती है, तो इनकी आप खुद महसूस भी करते होंगे कि अगर कमाई थोड़ा नहीं है या आप उस स्तर के नहीं है, कहीं किसी जॉब में नहीं है, तो थोड़ी इज्जत पे तो बट्टा लग जाता है आपके घर परिवार में ही। यह आप महसूस करते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं आप ही के परिवार में कोई सेलेक्टेड होता है तो उसकी एक अलग वैल्यू परिवार के सदस्य ही देने लगते हैं। तो बस वही चीजें, थोड़े से वैल्यूज चेंज हैं। तो जब वाक्यों में कोई शब्द आएगा तो उसके लिंग वचन कारक के बदलने के नियम थोड़ा सा भिन्न होंगे, और जब वह शब्दों के संसार से हम चुन चुन के शब्दों को लाएंगे और उन पे हम यह निर्धारण करेंगे कि इनका क्या लिंग हो सकता है, ये संज्ञा है कि नहीं है, इनका वचन क्या हो सकता है, तो थोड़े से नियम में परिवर्तन होते हैं। अब उसी चीज को आप अपने उसमें जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आएगा। अब यहां आइए, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम। तो विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, आप जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज कि बेटा कि यहां पर जो विभक्तियां हैं, विभक्ति ठीक है, ये तो संस्कृत का शब्द हो गया, लेकिन आप हिंदी में समझने के लिए आ जाइए। कारक और विभक्तियां का प्रयोग वाक्यों में ही देखा जाता है। किसी एकल शब्द में या जो शब्दों का अभी संसार देखे थे उसमें हम विभक्तियां नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि विभक्ति क्या है, एक प्रकार का चिपकाने वाला एक पदार्थ है। आप उसको क्या बोलते हैं, लेई बोलते हैं ना, लेई या गम या फेविकोल, ये जो होते हैं ना जो चिपकाते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि कारक क्या है, अपने हिंदी में एक प्रकार के फेविकोल हैं जो क्या काम करेंगे, दो शब्दों को पकड़ के चिपका देंगे। चलो भाई यहां चिपक जाओ, चलो ऐसे चिपक जाओ, चलो तुम इस तरह से बैठो, ये काम करेंगे। अब चिपकाने का काम तो वाक्यों में ही होता है ना, चिपकाने का काम तो आपका शब्दों के संसार में जो शब्द ऐसे ही घूम रहा है उसको कोई क्या चिपकाएगा, वो तो कहे चल भाग यहां से, है ना। तो ये जरा देखिए गौर से कि जो विभक्तियां होती हैं वो प्रयोग होती हैं वाक्यों में, और वाक्यों में ही हमको क्या देखना होगा, संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। यानी कि अब यहां पर ये जो सारी चीजें दी गई हैं वो आपको कहां पर मिलेंगी, वाक्यों में। ये वाक्यों के नियम है। और इसके बाद जब आप आते हैं विभक्ति रहित होकर तो आप आ जाते हैं शब्दों के संसार में। इसकी और भी आगे की व्याख्या हम आगे की क्लासेस में करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे आपको तमाम नियमों को समझाते हुए। लेकिन अभी देखिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। और अब आपकी देखिए ये भाषा की क्लास है ना, तो भाषा में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये दो भाषाओं का यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रही हैं। हम हटेंगे, हम तो जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले सर आ गए हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। तो आपको तो कहीं नहीं जाना है, निरंतरता बनाए रखनी है अपनी सफलता में 2 कदम आगे बढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा। इस तरह से बने रहिएगा क्लासेस में, कहीं अब जाइएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशधर दुबे आप सबसे विदा लेता हूं, क्योंकि आपकी आगे की क्लासेस जो है निरंतरित हो रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।